1990 नहीं भूल सकते हम लोग, क्योंकि 1990 का जो वो जिसे हम कहें कि सबसे बुरा साल रहा। कारण ये था कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर छोड़ के जो है पलायन करना पड़ा, विस्थापन करना पड़ा और यहाँ पर जम्मू में शरण लेनी पड़ी। आप लोग कश्मीरी पंडितों के बारे में काफ़ी बार बात भी करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, टीवी पे रिपोर्ट्स भी देखते हैं, लेकिन कभी क्या किसी ने ये सोचा कि क्या हालात बने होंगे घाटी के अंदर कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भाग के आना पड़ा? किन हालात के चलते वहाँ से अपना सामान छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के उनको बस जान बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा? सरकारें बहुत आई, वादे बहुत हुए। 2014 का वादा भी आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने फिरन डाल के कश्मीर के अंदर जो एक बड़ी रैली की थी, उसके अंदर भी कहा था कि कश्मीरी पंडितों का विस्थाप जो हुआ है वो कभी कोई नहीं भूल पाया और उनको वापस लाया जाएगा, जो 2014 का एजेंडा भी रहा बीजेपी सरकार का। आज तक वो बात ग्राउंड के ऊपर अगर बात करें तो कुछ एजेंसीज तो ये भी कहती हैं या कुछ पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि पलायन हुआ ही नहीं था, उनको वहाँ से निकाला ही नहीं गया, जिसके ऊपर काफ़ी बार डिबेट्स भी आप देखते हैं, कुछ पत्रकारों की जंग भी लग जाती है ट्विटर के ऊपर। लेकिन कभी आप जगती माइग्रेंट कैंप आके देखें तो वहाँ पर किस तरह से ये लोग रह रहे हैं, वो देख के आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इस पूरे एक्सोडस के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या कमी रह गई कि आज तक वापसी नहीं हो पाई? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन पनून कश्मीर से डॉक्टर अजय चरंगू जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं स्वागत तो हर जो भी मेरे साथ गेस्ट आते हैं उनका करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा स्वागत। इसलिए मन नहीं कर रहा करने का क्योंकि आज लगभग 29 से 30 साल हो गए हैं कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़े हुए। स्वागत अच्छा होता कि अगर ये इंटरव्यू में आपका कश्मीर में करता, आपकी कश्मीर वापसी हो गई होती, तो ये स्वागत जो है बड़ा फीका सा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि वापसी या फिर इस एग्जॉडस को हम 30 साल भी इसके मना ले या 29 साल मना ले, कहाँ पे कमी रह गई? क्या कमी रह गई है जो आज तक कश्मीरी पंडित समुदाय जो है इस चीज़ से जूझ रहा है? ये 30 साल की त्रासदी की एक निरंतरता है, एक जघन्य अपराध मानवता के खिलाफ जो वहाँ पे किया गया और जो अपराध 30 साल चलता रहा, उस अपराध का एक फैलाव भी है। ये कश्मीर से फैल के जम्मू में आ गया और जम्मू से आगे चल के देश के हर जगह इसके बीज लग गए हैं। आपको मालूम है कि यूपी के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में एक मुद्दा ये था कि यूपी में कश्मीर नहीं होने देना है। वहाँ पे ये मुद्दा चला कि जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हुआ, वैसी परिस्थिति यूपी में निर्माण नहीं होने देनी। माननीय जो होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनसे तो बहुत बार नेशनल चैनल्स पे ये प्रश्न पूछा गया और उनके पास जवाब नहीं था। ये जो जिनोसाइड होता है, ये एक एक्सप्लोसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरह होता है, एक कैंसर के ट्यूमर की तरह होता है, और अगर आपने इसको समूलता से नष्ट नहीं किया तो जिस तरह से हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि मैलिग्नेंसी फैल जाती है, इसका मेटास्टेसिस होता है। इसका मेटास्टेसिस हो गया है और ये इसलिए हो गया है कि भारत सरकार ने, भारत के राजनीतिक तंत्र ने जातीय संहार के स्वरूप को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और इसको एक बाढ़ पीड़ितों या भूचाल पीड़ितों की जैसी परिस्थिति की तरह ट्रीट करने की कोशिश की। भारत सरकार ने सिर्फ इसको एक इकोनॉमिक इशू ही नहीं माना, उन्होंने ये भी कोशिश की परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है और बाद में कहा कि हमने ये अपराध ही नहीं किया है, तो भारत सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे लगता है कि भारत सरकार भी समझती है कि यह अपराध ही नहीं हुआ है। अब भारत सरकार के अपने कारण होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, जिनोसाइड
पे जिन लोगों ने स्टडीज़ की हैं दुनिया में जहाँ पे भी हुआ है, उन्होंने बार बार ये कहा है, जीनोसाइड इफ इग्नोर्ड डुप्लीकेट्स, ये बढ़ता है। इस बीमारी को, इस त्रासदी को, इस अपराध को अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो ये फैलेगा और भी भयानक रूप से फैलेगा। ये एक चर्चा का विषय उठता है जीनोसाइड्स के बारे में कि भाई पहले ऐसे भी हुआ था, आर्मीनिया के क्रिश्चियंस का भी जीनोसाइड हुआ था और पूरी दुनिया ने उस जीनोसाइड को अभी तक नहीं माना, और ज्यूस के जीनोसाइड से पहले ये जीनोसाइड हुआ था। और पिछले 30-40 साल में अफ्रीका में बहुत सी जगहों पे जीनोसाइडल अभियान चले। कुछ जीनोसाइडल अभियानों को माना गया, जैसे बोस्निया हर्ज़ेगोविना में वहाँ पे माना गया, जो भी अर्स्टवाइल जो यूगोस्लाविया में वहाँ पे लड़ाई चली, वहाँ पे जो घटनाएं घटें, वहाँ पे जो हत्याएं हुई, उनको एक जीनोसाइड की संज्ञा के रूप में उन्होंने माना। बहुत सी जीनोसाइड्स हैं जिनको नहीं माना गया। तो आर्मीनियन क्रिश्चियंस के जीनोसाइड के बारे में कुछ लोग बोलते हैं, यार शायद क्रिश्चियन एम्पायर ने, वेस्टर्न वर्ल्ड जो प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन धर्म से संबंधित था, क्रिश्चियन लोग वहाँ पे रहते थे, उन्होंने जीविश जीनोसाइड को तो मान्यता दी। आर्मीनियन जीनोसाइड को मानने से वो इसलिए कतरा गए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो लड़ाई जीत चुके थे और नए वर्ल्ड ऑर्डर में उनके टर्की से भी संबंध थे। उनके मिडिल ईस्ट में जिस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम जो कट्टरपंथी जो राष्ट्र हैं, उनके साथ जो उनके रिश्ते थे, उनके तहत शायद डिप्लोमेटिकली उनके लिए ये मान्य नहीं था, उनके लिए सही नहीं था ये माने, हालांकि मानना तो चाहिए था। और ये एक डिबेट चलता आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण वेस्टर्न वर्ल्ड ने आर्मीनियन जीनोसाइड को इग्नोर किया, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को मालूम था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो खत्म हो गया है और नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण तो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं किया है। और जो वो नया ऑर्डर था, जो नई व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय थी, उसमें उनको लगा कि अब इस बात को शायद नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़बरदस्त वेस्ट में भी हुआ, इवन इसराइल में हुआ कि ऐसा क्यों है। जीनोसाइड को लेके जिन्होंने काम किया, उन्होंने इस बात को लेके कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त गलत बात हो गई है। जम्मू कश्मीर में जब जीनोसाइड हुआ, भारत सरकार के पास क्या कारण थे कि उन्होंने नज़रअंदाज किया। एक इस्लामी अभियान चल रहा था, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिट्राइज्ड इन्वेजन हो रहा था। पाकिस्तान अपने एग्रेशन के चरम पे था। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने के पास क्या कारण था कि उन्होंने कश्मीर घाटी में जो हुआ उसको नज़रअंदाज किया। तो लोग, जिन लोगों ने इसका विश्लेषण किया, उनको लगता है कोई स्ट्रेटेजिक रीजन भी नहीं है। कम से कम भारत सरकार दुनिया को बताती कि जिस मुहिम को वो वहाँ पे आज़ादी की मुहिम कहते हैं, उस मुहिम का स्वरूप, उस मोमेंट का स्वरूप ये था कि इसकी शुरुआत वहाँ की एक छोटी सी माइनॉरिटी को ध्वस्त करके ख़त्म करके हुई। तो लोगों को लगा कि इसके पास कोई, इसमें कोई रैशनल ही नहीं है। और कश्मीर घाटी में भी अगर कहीं पे अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस बिल्ड करनी थी, एक सहिष्णु समाज का निर्माण करना था, वहाँ पे एक सेकुलर पॉलिटी को बिल्ड करना था, तो इसके बारे में बात करनी थी। पहले प्रधान नरसिम्हा राव जी के टाइम पे कुछ रिपोर्ट्स भारत सरकार की तरफ से गई, जिसमें यह कहा गया है कि वट एवर हैज हैपन टू कश्मीरी पंडित्स ब्लैटेंटली टेंटमाउंट्स टू ए डेमोग्राफिक असॉल्ट। कुछ वक्तव्यों में, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स में यह भी कहा कि रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, लेकिन वहां पे रुक के उसके बाद फिर से इसको उन्होंने संज्ञा दी एक माइग्रेशन की, जैसे लोग नौकरी करने के लिए, रोजगारी के लिए बाहर निकले हैं,
तो ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा एक इरेशनल एक्ट लगा। ख़ास तौर से भारत एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और जिसने जहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन के टाइम एक हॉलोकास्ट हुआ था, 30 लाख के करीब लोग मारे गए थे। और उसी भारत को, जिसको एक सेकुलर कंट्री के रूप में जिंदा रहना है, और जहाँ पे ये विचार हर एक पॉलिटिकल पार्टी मानती है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म के आधार तभी होगा जब माइनॉरिटीज़ को संरक्षण मिलेगा। जब ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर के बाहर का जो भारत है, जो हिंदू मेजॉरिटी है, इसको सेकुलर रहना है, और जम्मू कश्मीर के अंदर का जो भारत है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनलिज्म को नज़रअंदाज किया गया। ये कहा गया, ये कहने की कोशिश की गई कि भाई इंडिया सेकुलर तभी रहेगा जब हिंदू मेजॉरिटी सेकुलर रहेगी। लेकिन इस बात से कभी जोड़ा नहीं गया कि भारत के वाहिद अकेले मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में अगर मुसलमान सेकुलर नहीं रहेगा तब भी भारत सेकुलर नहीं रहेगा। शायद इसलिए नज़रअंदाज किया गया कि इस बात से पर्दा ना उठे, इसको छुपाओ, क्योंकि एक सेकुलरिज्म की परिभाषा जो इस भारत में बनी है इतने साल से, ये लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से देश को उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ पर सेकुलरिज्म ही ख़त्म हो जाए। वो इसलिए ख़त्म हो क्योंकि एक सिलेक्टिविटी का माहौल है। यहाँ पे बराबरी के अधिकार पे और धर्म को डिलेजिटिमाइज करके, रिलीजन को डिलेजिटिमाइज करके राजनीति करने की जो परंपरा बनाने की कोशिश की गई, उसको अंदर से ही ध्वस्त किया गया। तो कश्मीरी हिंदू के विस्थापन को नकारा, जिसको आजकल की भाषा में डिनायल ऑफ जिनोसाइड कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया की पराकाष्ठा होती है। आप एक बार फिर विक्टिम को मारते हो, उसकी त्रासदी को मानने से इनकार करके। तो ये एक व्यवस्था चली यहाँ पे, जिसके तहत अभी तक भारत सरकार ने जो कश्मीर में हो रहा है, इसके साथ जिस तरीके से साक्षात्कार करना था उन्होंने नहीं किया है। और हुआ क्या कि 90 से आज तक अब एक ऐसी परिस्थिति है, अब कश्मीर में डायरेक्टली अलकायदा, अब कश्मीर में डायरेक्टली गजवातुल हिंद, और इसका फैलाव पूरे इंडिया में हो रहा है। वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है शायद आंख मूंद के खतरा टल जाएगा। उनको लगता है कि आजकल यहाँ पे बात चल रही है कि यार कश्मीर के बारे में बाहर गलत चर्चा नहीं करो, ये डेमोनाइजेशन है। अब मुझे ये नहीं लगता है कि डेमोनाइजेशन कौन सी हुई बाहर। अगर 6 आतंकी मारे गए गजवातुल हिंद के, ये कहना डेमोनाइजेशन है? ये कहना डेमोनाइजेशन है कि कश्मीर में हिंदू विस्थापन वहां की पॉपुलेशन के लिए एक इश्यू ही नहीं बना। 5-6 साल हिंदू घरों से रजाइयां, कंबले, बर्तन ओपन मार्केट्स में बेचे गए, ये इश्यू ही नहीं बना पब्लिक के लिए। 30,000 से अलावा मकान जलाए गए या ध्वस्त कर दिए गए, कब्जा कर दिया गया, एनक्रोचमेंट्स हुई, डिस्ट्रेस सेल्स हुई, ये एक विषय ही नहीं बना। और एक लाइन कह के कि जगमोहन के कहने पे निकाले गए, इतना भयानक, जो एक जिसको आप कहेंगे कि एक एक्सप्रेशन, एक ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में अगर एक टोटलिटी में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम करे, तो वहाँ की परिस्थिति के बारे में आपको ये ज्ञात होगा कि वो क्या है, वहाँ की राजनीति क्या है। आपने जो ये जिक्र किया कि मानने को ही तैयार नहीं है, आज कश्मीर इशू की जब भी बात होती है नेशनली या इंटरनेशनली, बात की जाती है सब लोगों से कि इनसे बात करें, इनसे बात करें, ABC से बात करें, इनसे बात करें ताकि हल हो मसले का। कश्मीरी पंडितों का नाम ही नहीं लिया जाता, कश्मीरी पंडितों के इशू को एड्रेस ही नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर जो रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती, उनको ऐसा लगता है कि आतंकियों के घर पर जाके उनके साथ हरासमेंट हो रही है, या फिर कहीं कश्मीरी मुस्लिम्स अगर बच्चे बाहर पकड़े जाते हैं तो उनके लिए, उनको शील्ड करने के लिए काफ़ी ट्वीट्स भी चलते हैं। क्या कभी
किसी भी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह की बात की कि कश्मीरी जो हिंदूज़ हैं जिनका पलायन हुआ उनकी भी वापसी होनी चाहिए? कश्मीर के किसी चीफ मिनिस्टर ने इस विस्थापन को मान्यता नहीं दी है, और सब लोगों ने अपने राजनीतिक स्वरूप में ये कहा कि ये तो अपनी मर्जी से आए हैं, वापस आना होगा तो आएंगे, यहाँ पे किसी की जिम्मेवारी नहीं है। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रिडोमिनेंटली ये बात कही, और ये भी कहा कि उस वक्त जो लोग निकले थे वो जगमोहन के कहने पे निकले थे। तो उसके पीछे कारण सीधा था कि अलगाववादी अभियान जो वहाँ पे चल रहा था, जो बेसिकली जिसको मैं कहता हूँ एक इस्लामी फासीवादी विचारधारा पे आधारित है, वो कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें जो लिवरेजेस हैं उनका इस्तेमाल करके, अंदर से इस्तेमाल करके उस अलगाववाद को किसी निष्कर्ष पे पहुंचाया जाए। और उसमें जिनोसाइड की बात करना ये तो कोई फिट बैठती नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, आपने ये मार्क किया होगा कि यहाँ पे ऑल पार्टी डेलीगेशंस हुए, यहाँ पे इंटरलॉक्यूटर्स आए, आपने देखा होगा कि उन सब लोगों ने कश्मीर को माना एक एंटिटी। उन्होंने बाकी इस प्रदेश में जो भी डाइवर्सिटी है उसको एंटिटी ही नहीं माना। जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने एक इस बात को दर्शाया कि जैसे कि जम्मू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लद्दाख भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों की बात तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, बाकी लेवल पे तो की गई, ये बात तो हो रही है। ह्यूमन राइट्स बॉडीज ने इसका रिकॉग्निशन लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका रिकॉग्निशन लिया है। तो नज़रअंदाज करने के पीछे राजनीति है कि अलगाववादी जो शक्ति है वो भारत की पॉलिसी को मॉडलेट करने की, कैलिब्रेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। और उन्होंने इंडियन पॉलिसी का जो माइंड स्पेस है उसको बहुत हद तक कैप्चर किया गया है। एक पर्सपेक्टिव उन्होंने फ्लोट किया है। भाई देखिए, जो यहाँ पे प्रो इंडिया फोर्सेस हैं J&K में, इसके बारे में भारत सरकार बात करेगी। हम भारत में विश्वास नहीं करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम अपनी बात खुद करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल बैलेंस्ड है। भारत सरकार हमारी तरफ से बात करेगी और वो खुद अपनी तरफ से बात करेंगे, और साथ में ये भी कहा कि हमारी तरफ से हमारा बात करना ही सफिशिएंट नहीं है, पाकिस्तान भी उसमें होना चाहिए। तो जब उन्होंने एक रूपरेखा बनाई डायलॉग की, इस रूपरेखा को अभी तक जितनी बार एंगेजमेंट हुई है ब्रॉडली भारत सरकार ने माना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं पंत साहब की बात नहीं करूँगा, लेकिन बाकी इंटरलॉक्यूटर्स ने या जिनको भी एंगेजमेंट करने के लिए भेजा गया, उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया वो बाकी सारी डाइवर्सिटी के लिए इंसल्टिंग था। और इंसल्टिंग ही नहीं था, वो लग रहा था कि वो जम्मू कश्मीर को कश्मीर समझते हैं और कश्मीर को कश्मीरी सुन्नी मुसलमान समझते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को। ये सोच लेके कि हमको किन्हीं लोगों से बात करनी है और बाकी यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी सोच का, इसी विचार का हम भी शिकार हुए हैं, जो नज़रअंदाज इसलिए हुआ क्योंकि पैराडाइम ही पॉलिसी का है कि आप मुस्लिम सेपरेटिज्म को, मुस्लिम पॉलिटिक्स को कंटेस्ट नहीं करो। आप मुस्लिम पॉलिटिक्स के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं लाओ जिससे वो नाराज हो जाएंगे। तो कश्मीरी मुसलमान ने उनको कहा कि आप जिनोसाइड की बात करते हो और ये घटनाएं वाजपेयी जी के टाइम से शुरू हो गई दुर्भाग्य से। तो इन्होंने कहा हाँ, इससे नाराज होते हैं, डायलॉग में फर्क पड़ता है इससे। वो नाराज हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ बात कौन करेगा। और वही सिलसिला चलता आ रहा है कि कुछ भी नहीं कहना। अब तो कहा जाता है कि भाई स्टोन पेल्टर्स को स्टोन पेल्टर्स नहीं कहो। यह कहा गया कि भाई आप टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कहो, मिलिटेंट्स कहो। भारत सरकार की पॉलिसी के तहत हमने खुद एक शब्दावली का निर्माण किया जिसको मैं कहता हूं सेल्फ इंडाइटमेंट की शब्दावली है। और दुर्भाग्य से यह 47 से चलता आ रहा। यहां पे जब हमला हुआ 47 में, पाकिस्तान ने हमला किया, हमने इसको ट्राइबल रेड कहा। पाकिस्तान ने खुद भी माना कि यह हमला है, हमने किया। भारत के राजनीतिक तंत्र ने और यहाँ की व्यवस्था ने, यहाँ की रियासत ने कहा कि यह ट्राइबल रेड है।
बाद में अलगाववाद को उन्होंने कहा कि ये रिग्ड इलेक्शंस हैं। उन्होंने कहा यार हम कोई इलेक्शन के साथ हमारी वाबस्तगी नहीं। उन्होंने कहा यार हमको सड़क पानी के साथ कोई वाबस्तगी, हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। और ये मेन स्ट्रीम लीडर्स ने भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी कहा, ये जमात इस्लामी के लीडर्स अलीशा गिलानी ने भी कहा, और बाकी लीडर्स ने भी कहा यार ये सड़क पानी का मसला नहीं है, ये विचार का मसला, वैचारिक एक लड़ाई है। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये रिग्ड इलेक्शन है, हमने आपको नाराज किया। फिर कहा ये नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की लड़ाई है, हमने आपको अनएम्प्लॉयड रखा। और J&K में पॉपुलेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेशियो जो है इंडिया में सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट 3 में आएगा। तो हमने एक शब्दावली का निर्माण किया जो सेल्फ इंडाइटमेंट वाली शब्दावली थी, कि हम कहेंगे कि रिलीजियस क्लींजिंग हो गई, इससे मुसलमान नाराज हो गए। हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो मुसलमानों में वो वर्ग जो इजलिटेरियन है, फॉरवर्ड लुकिंग है, सेकुलर है, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। उसको भी हिम्मत आ जाएगी कि भाई इंडियन स्टेट ने एब्डिकेट नहीं किया है, अबंडन नहीं किया है, कश्मीर को पाकिस्तानी शक्तियों के हवाले नहीं किया है, वो भी उठ के खड़ा होकर बोलते। हम एक सेल्फ इंडाइटमेंट की बात तरफ जा रहे हैं। अब देख लीजिए आजकल यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुस्लिम सेपरेटिस्ट कैंपेन क्या है कि भारत एक साम्राज्यवादी शक्ति है, इंपीरियलिस्ट पावर है, जिसने जम्मू कश्मीर को कब्जा किया है। और भारत की जो फौज है वो एक ऑक्यूपेशन फौज है। और फिर अगर हमारे गवर्नर साहब बोलते हैं कि हमको बाहर इंडिया में डेमोनाइज नहीं करना, पहले तो ये शनाख्त होनी चाहिए किस बात से डेमोनाइज होता है। कश्मीरी हिंदू के ये कहने से कि वहां पे जिनोसाइड हुआ, इससे डेमोनाइज होता है। अलगाववाद एक फांसीवादी अभियान है, एक रिग्रेसिव अभियान है, इसका अधिकारों के साथ, ह्यूमन फ्रीडम के साथ इसका कोई रत्ती भर भी ताल्लुक नहीं है। ये तो ह्यूमन फ्रीडम को खत्म करने वाला अभियान है। ये कहना डेमोनाइजेशन है, या ये कहना कि वहां पे जो टेररिस्ट मारे गए उनका ISIS के साथ, अलकायदा के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ उनकी वाबस्तगी है, ये कहना डेमोनाइजेशन है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में हर दिन इंडिया को डेमोनाइज किया जाता है, हर एक स्तर पे डेमोनाइज किया जाता है, हर एक स्तर पे ये कहा जाता है कि इंडिया एक ऑक्यूपेशन पावर है। हर एक फैसिलिटी, हर एक चीज कश्मीर को मुहैया है। अभी हाल ही में वहां के पेपर्स में निकला था कि वहां पे जो लक्जरी कार्स हैं सबसे ज्यादा नंबर वहां पे, ये वहां के ही पेपर में निकला। एक बूम है इस बिजनेस का। कश्मीर में पिछले 30 साल में नए मकान कितने बने, ये लोगों को हैरानगी होगी कि अगर ये वॉर जोन है तो वॉर जोन में नए मकान नहीं बनते, और ऐसे मकान नहीं बनते जहां पे तीसरी मंजिल पे भी कार जाती है, या 2 मंजिलें नीचे भी, जमीन के नीचे भी मकान है। बहुत से लोग जब इंडिया से वहां आते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया से वहां आते हैं, वो देखते हैं यार ये क्या है, ऐसी एफ्लुएंस तो हमने देखी ही नहीं, जहां पे आपको कश्मीरी बैगर कहीं पे नहीं मिलेगा। एक ऐसी सिचुएशन में एक साइड से जिसको आप कहेंगे कि एफ्लुएंस की चरम सीमा है, और दूसरे साइड से यह भी कहा जाता है कि त्रासदी है, एक जंग चल रही है। तो और उस माहौल में वहां पे देश के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, वहां की खुद की जनता के बारे में जो उनके बारे में क्या कहा जाता है, इसको किसी ने डेमोनाइजेशन नहीं कहा। अब ये बात है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि 70 साल हमने, भारत सरकार ने यह फैसला किया कि हम कश्मीर घाटी को आधे अलगाव के हवाले करके चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम पूरा राष्ट्रवादी किसी ताकत को दे देंगे तो वहां पे अलगाववाद आ जाएगा। इसलिए अलगाववाद को ठीक करने का तरीका है कि आधे अलगाववाद के साथ समझौता करो, और वो आधा अलगाववाद आहिस्ता आहिस्ता से लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ लाएगा। और 70 साल ये नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला को भी इसीलिए लाया, और शेख अब्दुल्ला के बाद जो भी उन्होंने किया वो इसी बेसिस पे किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आप मुस्लिम कम्युनलिज्म को ख़त्म नहीं करोगे, आप मुस्लिम कम्युनलिज्म को पैटर्नाइज करो, उससे सेकुलरिज्म आ जाएगा। इसलिए अगर आपने कश्मीरी हिंदू के विस्थापन की बात की,
कश्मीरी हिंदू के साथ जो रिलीजियस क्लींजिंग हुई, इसकी बात की तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनलिज्म बढ़ेगा। अब दुनिया का अगर कोई भी विचारक, कोई भी सोशोलॉजिस्ट, कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसी फॉर्मुलेशंस को देखे, वो बोलेगा यार ये एक मुल्क तो एक लंबी एक खुदकुशी कर रहा है। ये तो सिर्फ JNK में खुदकुशी नहीं कर रहा है, ये तो इस खुदकुशी का बीज तो पूरे देश में बो रहा है। ये कैसा स्टेट है? भारत की रियासत कैसी रियासत है? ये खुदकुशी वाली रियासत है, अपने लोगों को अबंडन करने वाली रियासत है। ये जो देश के साथ है उसको प्रताड़ित करने वाली रियासत है। और ये चर्चाएं अब फैल गई हैं। अब एक ऐसी परिस्थिति है कि जम्मू कश्मीर का हिंदू समाज अब क्लियरली कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट पहले से था, अब इस्लामिक स्टेट बन रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं का जाति समार की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी चल रही है। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक जिहाद, एक टोटल वॉर चल रहा है। जिहाद एक छोटी लड़ाई नहीं है, हर एक स्तर पे चल रहा है। लेजिस्लेचर के माध्यम से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू चल रहा है, डेमोग्राफिक इन्वेजन के थ्रू चल रहा है, हर एक स्तर पे चल रहा है। और इस लड़ाई का हमको सामना करना है। तो इस परिस्थिति में आज हम जहाँ पे जिहादी वार का स्पिल ओवर पूरे देश में और ख़ासतर से पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में हुआ है, एक ऐसी परिस्थिति में हम आज इस बात को बहस कर रहे हैं कि कश्मीरी विस्थापित के साथ क्या हुआ, वो वापस जाएगा या नहीं जाएगा। मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ कि कश्मीरी हिंदू ने एक ज़बरदस्त काम पिछले 30 साल किया। कश्मीरी हिंदू ने दुनिया को ये बताया कि वहाँ पे कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, वहाँ पे रिलीजियस फैसिस्ट मूवमेंट चल रही है। उसने दुनिया को बताया कि जिस आज़ादी की लड़ाई की बात की जा रही है, उस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कश्मीरी हिंदू की आज़ादी को ख़त्म करके, उसके रहन सहन को ख़त्म करके, उसके मकानों को जला के, उसके कपड़ों को, उसकी रज़ाइयों को, उसके बर्तनों को बेच के की गई। वो दुनिया को बोल रहा है कि भाई अगर आप नज़रअंदाज करोगे, वो दुनिया की डेमोक्रेसीज़ को और भारत की डेमोक्रेसी को बोलता है कि आप पे अंदर से कब्ज़ा है उन शक्तियों का जो अंदर से ही डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आपके लिए चैलेंज ये है और ये दुनिया के लिए भी चैलेंज है। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम बात कर रहे हैं। एक बात का मुझे आज के दिन में ये कहूँगा कि आज जितनी अवेयरनेस कश्मीरी हिंदू विस्थापन के बारे में, कश्मीर में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के बारे में, वहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिट्री रिजीम्स के बारे में जितनी आजकल अवेयरनेस ग्लोबली है, देश में है, उतनी पहले कभी नहीं थी। और इसमें प्रमुखता से कश्मीरी हिंदू ने भी काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। 30 साल हो चुके हैं कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को। जो कुछ बारीकियां हैं डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ शेयर की, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं डर भारत सरकार को इसलिए इस चीज़ का भी है कि अगर विस्थापन को खुलेआम कहेंगे तो कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं। बस इसी नाराज़गी को लेकर जो है आज तक ये चीज़ जो है ठंडे बस्ते में रही, और जो कश्मीरी पंडितों की वापसी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा ज़रूर अटकाता रहा है। देखते हैं, अगले इलेक्शन भी आ रहे हैं। आने वाले इलेक्शनों में अब कौन सा एजेंडा लेके जो है बाकी पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन लड़ती हैं, क्या उसके अंदर भी कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात की जाएगी या नहीं। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।